1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे पहुंच गए? और क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ लोग यानी कि भारत के लगभग 11% आबादी के साथ धोखा किया? चलिए सब कुछ जानते हैं। सुब्रत रॉय सहारा 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार चली गई। दोस्तों, सहारा के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों और चाय या सब्जियां बेचने वालों से हुई। और उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वो सारा खर्चा हो जाता है और इनके लिए कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। और फिर इन्हीं लोगों को ही सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज 1 रुपया उनके पास जमा कर दें, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया और इस तरह काफी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी कराना हुआ या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट बनाने की खातिर जगह जगह पर कैंपेन चलाना हुआ। और दोस्तों, इन सभी कदम से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर्स तक फैल गई थी। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 बेहद लग्जरियस होटल, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वारसोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। साथ ही इन्होंने खुद की एक IPL टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी इनकी सहारा सिटी। जी हाँ, इन्होंने एक पूरा शहर बना दिया था जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप्स। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक बेहतरीन और डेवलप्ड सिटी में होनी चाहिए वो सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है। और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरी बैंगलो हैं जिनकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ रुपए के बीच में है। यहाँ 3 मैन मेड लेक्स बनाई गई हैं। इसके अलावा कई लग्जरी रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड्स का एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसे कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी इस टाउन में अवेलेबल कराई गई थी। और दोस्तों, उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफी फेमस थे और उनसे उनके काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। इसीलिए इस एम्पायर को खड़ा करने में उनका भी काफी सपोर्ट मिला। लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगा, इसीलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया। और दोस्तों, इस तरह से सहारा पर आया ये पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस से पहले की तरह ही काम करने लगी। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेट हो गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर जाकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी और यहाँ से वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी।
अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और बस यहीं से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया। बेसिकली डीआरएचपी एक तरह से कहा जाए तो कंपनी का बायोडेटा होता है, जिसमें उससे जुड़ी सारी अहम जानकारियां मेंशन की गई होती हैं, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सेबी कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन देती है। अब जब सेबी ने सहारा के डीआरएचपी को पढ़ा तो फिर उसे इसकी दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपने जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। ओएफसीडी यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें हम बता दें कि ये एक तरह का डेट सिक्योरिटी होती है, जिसमें ओएफसीडी पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पूरे पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब ओएफसीडी इशू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो फिर उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर वो 50 से ज्यादा लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो फिर वहां उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सहारा ने तो सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ही नहीं ली और इल्लीगल तरीके से ओएफसीडी के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही, जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। अब दोस्तों, सहारा इस ऑर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनके जुटाए गए फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी कहा गया कि सहारा सेबी को सारे ओएफसीडी होल्डर्स की डिटेल प्रोवाइड करे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर्स की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, पर कंपनी ने 5120 करोड़ रुपए की अपनी पहली किस्त तो जमा कर दी, लेकिन वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से वो आज तक बाहर हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में से सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा हैं। अब दोस्तों, सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है, इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डेटा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं। वैसे आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।